फील, भैया मच्छर ने आगे इधर गाल पे काट लिया, तुमने इधर ऐसे करके करा, ओह ज्यादा दूर से लग गया भाई। अब ह्यूमंस के अंदर तो मसल्स हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, दिमाग है, और दिमाग में दही भरा हुआ है या दिमाग है, तो वही मैं उस मामले में नहीं जा रहा हूँ। फेफड़े हैं, लंग्स है, किडनी है, किडनी का इस्तेमाल आईफोन खरीदने के लिए। हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बचपड़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुका क्लास 10 बायोलॉजी का कंप्लीट फास्ट रिवीजन फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। और आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं बायोलॉजी को 1 घंटे के अंदर, और सारे के सारे चैप्टर का हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो रिवीजन पर्पसेस के लिए बनाई गई है, एग्जाम से 1-1.5 घंटे पहले तुम लोग जो होता है ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोगों के लिए बनाई गई कि तुम लोग फास्टली पूरे के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। अगर तुम पहले देख रहे हो तो डिटेल्ड वीडियो जो लाइन बाय लाइन है उसकी लिंक यहाँ पे आ रही है, उसको जाके देखना। नए आ रहे हो चैनल को लाइक करो और अभी कभी सब्सक्राइब भी करो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेस। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 1 लाइफ के प्रोसेसेस। लाइफ के प्रोसेसेस में क्या क्या काम है पढ़ना होता है। सबसे पहली बात, लाइफ क्या होती है। लाइफ जो होता है भैया एक ऐसा क्या कहते हैं होमोस्टैटस का मिक्सचर है, एक ऐसा जीन और सेल्स का मिक्सचर है जिससे कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सर, लाइफ को डिकोड करने के लिए आज तक साइंटिस्ट डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस बताते हैं। आखिरकार लाइफ क्या है ये अभी तक हमें डिकोड नहीं हुआ है। लेकिन हमें चैप्टर लाइफ प्रोसेस में लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेसेस जरूरी होती हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। जैसे सबसे पहली बात, तुम ये पता कैसे लगाते हो कोई चीज मरी हुई है या कोई चीज जिंदा है। तुम पता लगा पाते हो कोई चीज मरी हुई है या कोई चीज जिंदा है उसके बेसिक होमोस्टैटस को देख के, कि वो सांस ले रही है या वो चल रही है या वो जो होता है आपका रिप्रोडक्शन कर रही है। ये सारी जो होता है बेसिक होम्योस्टैटिस की ऐसी चीजें हैं जो आपको ये बताती हैं कि कोई चीज लाइव है या डेड है। अब जो होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक होम्योस्टैटिस प्रोसेस होता है, जिसकी बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब तुम कहोगे सर ग्रोथ भी तो लिविंग बीइंग दिखाते हैं, नॉन लिविंग बीइंग कहां दिखाते हैं। हिमालय तो हर साल ग्रो करता जा रहा है तो वो तो नॉन लिविंग है, तो ग्रोथ को हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम कहें भैया मूवमेंट, तो भैया हवा जो होता है वो पत्थरों को भी मूव कर देती है, हवा सॉइल को भी मूव कर रही है, सॉइल भी नॉन लिविंग है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट या बेसिक होम्योस्टैटिस प्रोसेसेस ही हमें बता पाती हैं कि कोई चीज लिविंग है या ना कोई चीज नॉन लिविंग है। अब जो होता है भैया सबसे पहली बात कि लिविंग है, हम लिविंग है, हम जी रहे हैं। इस जीती जागती बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज हमें करना होती है। क्या करना होती है सर? हमें खाना खाना होता है, हमें सांस लेनी होती है, हमें जो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट इकट्ठा होता है उसे जाकर निकालना पड़ता है। तो कुछ बेसिक प्रोसेसेस करनी होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। इन्हीं बेसिक प्रोसेसेस को नाम दिया जाता है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाना। खाना खाने के भी कई तरीके हो सकते हैं भैया, एक तो उल्टा हो गया खाना, एक सीधा हो गया खाना, ये सारे तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भैया, जिसमें मेरी बॉडी है तो मैं अपनी बॉडी के ही अंदर खाना बना रहा हूंगा और वही खाना मैं अपना इस्तेमाल कर लूंगा। बाहर से मेरे को कोई भी खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे को धूप में जाकर बैठना, आराम से जादू की तरह जाकर बैठूंगा और आराम से मेरे अंदर खाना बन जाएगा। वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि बेसिक नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मिनरल्स, इन सब का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाना, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इन ऑर्गेनिजम्स को जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 तरीके का है। सबसे पहला होलोजोइक है। होलोजोइक हम लोग हैं, पूरा भर भर के बड़ा बड़ा निवाला खाते हैं, इन्हें हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले कहते हैं। अब जो होता है जनाब दूसरा है हमारा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है सर? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है कि सड़े गला खाना। सर वो तो अलग बात है कि हमारे सामने पिज्जा अगर 50 साल पुराने भी आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ वही हम भी कुछ सेप्रोट्रॉफ्स दिखा जाते हैं कभी कभार, लेकिन हमारे गिद्ध हैं भैया, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को अभी तक चलाए जा रहे हैं गिद्ध और चचा, और कुछ ऐसे हमारे जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जनाब वो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। जो सड़ा गला मटेरियल होता है, जो जैसे कोई जानवर मर गया उसके जानवर को साफ करना, वो सारे काम जो होता है सेप्रोफाइट्स का कर रहे होते हैं। यानी कि सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि फंगाई। अब तीसरा तरीका है भैया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भैया ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि किसी दूसरे की बॉडी पे डिपेंड रहना। अच्छा सर, ये पैरासाइट क्या कहलाता है? भैया देखते हो मच्छर आके जो होता है चुम्मी लेके जाता है, फिर तुम उसका कर देते हो काम तमाम, एक कत्ल का तुम्हारे ऊपर लग जाता है जुर्माना, वो पैरासाइट होता है। सर पैरासाइट हमारा ये तो मच्छर तो सर पैरासाइट है नहीं कहलाता है, ये भी पैरासाइट कहलाता है, लेकिन दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, वो तुम क्लास 11 में पढ़ रहे होगे। एक पैरासाइट ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तू भी काम कर, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। जैसे कि बच्चों के पेट में क्या हो जाता है? कीड़े हो जाते हैं, उन्हें लीवर वॉर्म्स कहते हैं। तो वो आपका क्या कहते हैं, बच्चों के पेट का खाना खा रहे होते हैं, तो उनसे कोई टेप वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनसे कोई परेशानी नहीं होती है बच्चों को, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक आउट कर देते हैं। ऐसे ही तुमने एक बेल का नाम सुना होगा, गांव वालों तो जानते ही होंगे, अमर बेल। अमर बेल क्या करती है? दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती है, और जो होता है इसकी कोई जड़ नहीं होती, पेड़ से ही अपना न्यूट्रिशन ग्रैब कर रही होती है और अपना काम निकाल रही होती है। लेकिन वो अलग बात है, पेड़ को सुखा देती है, पेड़ कहता है भैया हमसे ना हो पाई, ठीक है। अब जो होता है इसमें आपको सिंपल सी चीजें पता चल गई। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वही खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसकी रिएक्शन 6CO2 प्लस में 12H2O होती है। 6H2O अगर कुछ बुकों में लिखा हुआ है गलत है, 12H2O होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो होता है ये 12H2O का फिर कन्वर्जन होकर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज में, ऑक्सीजन ये गैस निकाल रहा होता है। ये जो ऑक्सीजन गैस निकलती है यही तुम जो होता है अंदर बाहर मामले में कर रहे होते हो, और 6H2O निकलता है। ये जो 6H2O है इसको हम लोग वाटर ऑफ ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का वाटर क्या होता है? नीचे से पानी को खींचने के लिए ऊपर से पत्तों से कुछ पानी निकाल दिया जाता है, इसे वाटर ऑफ ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल आता है। अभी बताऊंगा ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब हमारा जो होता है अमीबा सबसे ज्यादा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कैसे न्यूट्रिशन कर रहा होता है? ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। क्या करता है? ये अपना जो होता है सीडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, फॉल्स फीड कहते हैं इसके सीडोपोडिया को, और उससे जो होता है ये खाने के पार्टिकल को ऐसे करके ग्रैब कर लेता है। अब ग्रैब करता है, इसका एक आर्टिफिशियल स्टोमक बन जाता है, जिसे हम लोग सीडो क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं या सीडो स्टोमक कहते हैं। तो यहां पे जो होता है फूड वैक्यूल में इसका आर्टिफिशियल स्टोमक बन जाता है, जहां पे ये इसको जो होता है पचाता है, पचाने के बाद में इसका एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको एसिमिलेट कर लेता है, उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे के पूरे सेल में कर देता है, और जो होता है आखिरकार में इस सेल वॉल को ब्रेक करके भाई साहब जो होता है इनके सारे के सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। ये सिंपल न्यूट्रिशन का प्रोसेस है अमीबा के अंदर। अच्छा सर, प्लांट में हमने देखा कि भैया प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकालते कहां से हैं? तुम जानते हो स्टोमेटा का इस्तेमाल करके। स्टोमेटा प्लांट के वो छेद होते हैं, वो पोर्स कह सकते हो, जहां से प्लांट अपना गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। स्टोमेटा लीफ के डोर्सल साइड पर ज्यादा मौजूद होते हैं भैया, मैक्सिमम लीफ के नीचे मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब कहीं तुमने पेड़ को रोड के साइड में लगा हुआ देखा होगा तो ऊपर धूल से ढक जाता है, तो स्टोमेटा क्लोज ना हो जाए इसलिए प्लांट ने पहले से इंतजाम कर दिया है कि भैया नीचे स्टोमेटा मौजूद होंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन हमारा अमीबा जैसा ही होता है। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन की कुछ आपके स्टेप्स मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है भैया इंजेक्शन, खाने को खाना। अब जब खाना खाते हैं हम, वो खाने को प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कह रहे होते हैं सर, खाना खाने की प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में मौजूद होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या काम करता है भैया? कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट कर देता है आपका बेसिक शुगर्स के अंदर, ठीक है। और जो होता है डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फिर जो होता है फूड बढ़ता है, हमारा माउथ से होता हुआ फूड जाता है भैया स्टोमक में। स्टोमक में होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हमारा गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर दो तीन चीजें होती हैं भैया। पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है, म्यूकस होता है। सर काम क्या क्या है? सबसे पहला पेप्सिन का काम पकड़ लो। पेप्सिन सिक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन एक्टिवेट हो रहा होता है। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। एचसीएल का काम क्या है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो सके और कोई भी बैक्टीरिया खाने के साथ आते हैं उसको गला देता है। तीसरा म्यूकस। एचसीएल का जो पीएच होता है वो 1 से 2 होता है। अगर मैं तुम्हें कल जो होता है केमिस्ट्री 1 शॉट में कवर कराया है आपका 1 घंटे के अंदर, तो उसमें मैंने बताया था कि 1 से 2 पीएच मतलब इतना तगड़ा होता है कि तुम्हारा एल्युमिनियम तक को गला देगा। तो पेट क्यों नहीं गलता हमारा? ये नंबर तीसरा म्यूकस काम कर रहा होता है। म्यूकस एचसीएल से स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है ताकि स्टोमक गल ना जाए। अब यहां पे कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि लीवर हो गया। स्टोमक से खाना जब निकलता है बाहर तो लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस और पेनक्रियास से सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों मिल जाते हैं खाने में। सर बाइल जूस का क्या काम होता है? बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ देना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ये हमारा काम कर रहा होता है बाइल जूस, और ये सिक्रीट होता है आपका लीवर से। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इसका काम होता है।
सर पैनक्रियाटिक जूस में क्या सिक्रीट होता है? पैनक्रियाटिक जूस में भैया सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज और जो होता है आपका सिक्रीट होता है यहाँ पे ट्रिप्सिन। सर यहाँ पे काम क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज सिक्रीट हो रहा होता है। सर इनका काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम सेम है जो पेप्सिन का काम है, यानी कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है और लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है। और अमाइलेज, सिलाइवरी अमाइलेज नामक को मैं कुछ प्राणी सुना था, हाँ सर सुना था। क्या काम कर रहा था वो काम कर रहा था कि जब माउथ के अंदर फूड था तो वो जो होता है आपके कॉम्प्लेक्स शुगर्स को डाइजेस्ट कर रहा था। सिंपल शुगर्स में कुछ बच जाती हैं, वो काम हमारे ये पैनक्रियाज भैया संभाल लेते हैं। ठीक है सर। अब जो होता है फूड आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन का भी काम वही होता है। फूड में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फूड डाइजेस्ट हो चुका है, हम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, इसलिए यहाँ पे मौजूद होती है भैया विलाई। विलाई क्या होती है भैया? आपके अप डाउन करके जो होता है कुछ कवरिंग होती है। अच्छा सर, विलाई होने के लिए क्या जरूरत है कि भैया विलाई मौजूद हो? अगर मैं तुम्हारे सामने ये कॉपी उठाऊं और इस कॉपी का एक पेज लूं, एक पेज भैया मान लो ये इतना बड़ा सा पेज है, हाँ सर इतना बड़ा सा पेज है। अब इस बड़े से पेज को अगर मैं ऐसे करके मोड़ दूं तो भैया ये कितना छोटा सा हो जाएगा। अगर इसको ऐसे करके मोड़ दूं तो ये छोटा सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, ये छोटा सा पेज हो जाएगा। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टीन में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड हो एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए विलाई मौजूद होती है। वो इस तरीके से शेप को क्रिएट करती हैं। कैसा शेप क्रिएट करती हैं भैया? सर ये देख रहे हो, ऐसा करके शेप्स क्रिएट करती हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टीन है ये आपका साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। फिर फूड हमारा पहुंचता है लार्ज इंटेस्टीन में, जहां से इससे और भी चीजें को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मैक्सिमम वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर एनस के थ्रू होता हुआ ये आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब अच्छा सर, ये फूड इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है पूरे के पूरे फूड पाइप में, करता कैसे ये ट्रेवल है? कुछ मूवमेंट वगैरह, कुछ मोटर वोटर लगी है क्या? नहीं, मोटर चलने की तो आवाज नहीं आती है, लेकिन फूड पाइप ऐसे करके जो होता है वो ब्रेक डाउन जरूर कर रहा होता है ऐसे करके। सर ये मूवमेंट क्या कहलाती है? ये हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। फूड को पूरे के पूरे ईसोफेगस, पूरे के पूरे फूड पाइप में मूव करा रही होती है। सर ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जो होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, इसको देख लेते हैं भैया एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जैसे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, पेनक्रियास का काम क्या है। एब्जॉर्प्शन में ये देख रहे हो, ये विलाई मौजूद है, ये मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन वगैरह कर रही होती है। एसिमिलेशन सर क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि जब फूड हमारा सेल्स के अंदर पहुंचता है उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करना, वो हमारा एसिमिलेशन ऑफ फूड्स होता है। इजेशन तुम जानते हो भैया, सुबह सुबह क्या करके आते हो? इजेशन करके आते हैं सर। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आ गया ब्रीदिंग। पहली हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी, खाना खा लिया हमने। अब सर जब हम सुबह शाम काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, सोते हुए भी काम कर रहे हैं, जागते हुए भी काम कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। हर मिनट में 2 लीटर हवा को अंदर बाहर कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा अलग बात है। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। ब्रीदिंग एक्सटर्नल प्रोसेस है, ब्रीदिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। भैया ब्रीदिंग रेस्पिरेशन मिली हुई चीजें नहीं, अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग बाहर का प्रोसेस है। रामदेव बाबा को याद कर लो यार, रामदेव बाबा जो काम करते हैं वो ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग के 2 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल एक्सपिरेशन, एक्सटर्नल एस्पिरेशन, इसमें आपका एक इनहेलेशन, सांस अंदर खींचिए, सांस बाहर छोड़िए, ये है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का 2 हिस्से। इसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन करते टाइम होता क्या है? इनहेलेशन करते टाइम हमारा जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम है ये नीचे खींचता है। लंग्स के पास अपनी मसल्स होती नहीं, डायफ्राम को नीचे खींचती हैं, जैसे ही लंग्स फैलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के अंदर होता है कम, मान लो बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लंग के अंदर 0.5 हो गया, हवा बाहर से अंदर चली जाती है। और जो होता है रिबकेज एक्सपेंड कर जाता है जब हम सांस अंदर लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सर क्या हो रहा होता है? सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम लंग्स को दबा देता है, लंग्स को दबाता है। बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटीएम प्रेशर है, अंदर भैया 2 एटीएम हो गया, तो हवा कहां से कहां जाएगी? अंदर से बाहर चली जाएगी। सर हमेशा जो होता है ज्यादा से कम में प्रोसेस मूवमेंट हो रही होती है। और जो होता है हमारा ये जो चेस्ट है ये अंदर की तरफ मूव करती है, इसमें मूवमेंट ऐसे करके हो रहा होता है, मूवमेंट ऑफ लंग्स होता है। ठीक है, रिब केज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है। अब ये जो तो प्रोसेस हो गई भैया हमारी ब्रीदिंग की। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? खाने में से निकाला था ग्लूकोज, खाना जब डाइजेस्ट करा तो क्या मिला सर? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज ब्रीदिंग करी हमने, ब्रीदिंग करी, हवा अंदर बाहर करी, क्यों करी? लंग्स ने क्या काम करा सर? उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली। ऑक्सीजन क्या है? हमारा गैस है, एलपीजी गैस है हमारी बॉडी की। बॉडी की एलपीजी गैस है। सर काम क्या करती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन काम करती है कि जो हमने जो खाना डाइजेस्ट करके पचाया था उसमें से मिला था ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के ऊपर रख के पकाया जाता है, गर्म करा जाता है, उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। सर वहां से जब उसे गर्म करते हैं, हम पकाते हैं,
तो क्या मिलता है हमें? हमें हमारी बॉडी की ओरिजिनल खाना मिलता है जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं। ना 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 ना, पिज्जा नहीं होता ओरिजिनल खाना, एटीपी होता है ओरिजिनल खाना। अब अगर कल से तुम जो होता है मार्केट में जाके एटीपी ढूंढ रहे हो तो हम बकलोल नहीं कहते हैं, ठीक है। एटीपी हमारा ओरिजिनल खाना है जिसे हमारी बॉडी के सेल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपका जो होता है अपना काम करने के लिए, अपनी मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना रिपेयर करने के लिए, सारी चीजें। और साथ साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम करके बाहर निकाल देते हो। साथ में निकलता है वाटर जो कि हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी दो तरीके के रेस्पिरेशन कर रही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारा जब बॉडी आराम से बैठा हूं मैं एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूं, कोई मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी आराम रिलैक्स में है, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। इसे स्लो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। अब जो होता है एरोबिक का मतलब होता है हवा के साथ। अब दूसरा होता है एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हवा के मतलब हवा जब मौजूद नहीं है, हवा की विपरीत में, मतलब जब तुम भाग रहे होते हो सांस उतनी अच्छी बैठती नहीं है, तो यहां पे जो हमारी बॉडी होती है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। लेकिन जो एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारा मसल सेल्स के अंदर होता है। जब हम कुछ विग्रस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारे सेल्स की मसल्स में एकदम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बॉडी पहुंचा नहीं पाती है, तो वो मौजूद होता है वहां पे एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन। वहां पे तुरंत के तुरंत ही मसल्स में से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो एनर्जी कम होती है। हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी मौजूद होती है, प्रोड्यूस होती है, और एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी एनर्जी हमारी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा काफी ज्यादा बेकार मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, लेकिन तुरंत के तुरंत 2 एटीपी एनर्जी में मिल जाती है। लेकिन लैक्टिक एसिड का भी प्रोडक्शन करता है ये, जिससे हमारे क्रैम्प्स हो जाते हैं भागते टाइम। ओके, एनिमल्स में सर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा होता है? भैया सिंपल सी बात है, अगर सिंगल सेल एनिमल है तो वो सिंपल डिफ्यूजन कर रहा होगा। अब जो होता है जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। सर ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना। उसके स्किन में थोड़े से पोर्स वगैरह मौजूद होते हैं तो वो वहां से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। फिश को तुम्हें पता है गिल्स से वो रेस्पिरेशन कर रही होती हैं। और जो होता है हमारे क्या कहते हैं भाई, आपका जो हमारे ग्रासहोपर वगैरह होते हैं यहाँ पे टाइनी होल्स मौजूद होते हैं, वही हमारा नॉर्मली तरीका रेस्पिरेशन का हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई द्वारा कि भैया डिफ्यूजन हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्यों एनेबल नहीं है? डिफ्यूजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का मोड क्यों नहीं है? भैया इसलिए नहीं, हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, तो डिफ्यूजन अगर करेंगे तो हमारी बॉडी का मामला बिगड़ जाएगा और हमारी टाइटाई फिस हो जाएगी। अब भैया ये आपका मोड ऑफ पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन है ना, ह्यूमन है, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है। प्लांट्स के अंदर मैंने बताया था स्टोमेटा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ भी, रूट भी, स्टेम्स भी हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही होती हैं। अब बात आता है ट्रांसपोर्ट का। भैया खाना तो पक गया सेल के अंदर, उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना भी तो है। हाँ, पहुंचाएंगे कैसे सर? खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, अब पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएंगे कैसे? ये बात तो जरूरी है ना। खाना मतलब वही ग्लूकोज, एटीपी की बात नहीं हो रही, एटीपी की भी बात होती है, लेकिन सम केसेस में, ज्यादातर केसेस में ग्लूकोज की बात होती है। सर ग्लूकोज को पहुंचाएंगे कैसे? जो खाना डाइजेस्ट करा था वो तो हमारा अंदर ही डाइजेस्ट हो गया, उसे पूरी की पूरी बॉडी में लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे भैया? वो उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। वो हमारा काम ब्लड कर रहा होता है। ब्लड तुमने 6ठी कक्षा के अंदर पढ़ा है कि वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का मदद करता है। यहाँ पे ब्लड के सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के अंदर भैया 3 चीजें होती हैं। हॉट ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती हैं हमारे हर एक सेल तक, ताकि वो खाने को पका सके। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे पैथोजेंस वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर वो हमारी बॉडी में घुस जाएंगे। प्लाज्मा हमारा, जिसमें ये सारी चीजें तैर रही होती हैं, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में जब तुम कहीं पे कट जाता है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आके, ये देख रहे हो इररेगुलर शेप्स की प्लेटलेट्स होती हैं, ये कहीं पे भी आके लग जाती हैं और तुम्हारा ब्लड को क्लॉट कर देती है, वहां से ब्लड को बाहर नहीं निकलने देती हैं। डब्ल्यूबीसीज आपको पता है, डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं हमारी? जब वो कोई भी सोल्जर्स ऑफ सेल्स हैं, जब भी कोई पैथोजन घुसता है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रही होती है, ठीक है। अब हमारा हार्ट के हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है, हमारा 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। क्यों है 4 चैम्बर? ताकि हमारा ब्लड का आपका मिक्सिंग ना हो रही हो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा अलग अलग रह रहा हो। हार्ट में हमारे कुछ हिस्से मौजूद हैं, जैसे कि हमारा जो होता है लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वाले जितने हिस्से हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। और जो हमारा राइट वाले जितने हिस्से हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है। अब हार्ट में सबसे पहले तो हमारा हार्ट फॉलो करता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम को। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है भैया? 2
दो टाइम पे हार्ट से, जब हार्ट एक बार पंप करता है तो दो जगह पे ब्लड जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स जब पंप करते हैं तो दो जगह पे एक टाइम पे ब्लड जाता है। कैसे? जब वेंट्रिकल्स पंप करता है एक तो टाइम पे लंग्स को ब्लड जाता है, दूसरे टाइम पे भैया पूरी बॉडी को ब्लड जाता है थ्रू दी आयोटा। ठीक है, अब जब हमारा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि रिलैक्स करते हैं, दोनों आर्टरियाज जब रिलैक्स करते हैं तो फिर दो जगह से ब्लड हार्ट की तरफ आता है। नंबर 1 भैया लंग से हार्ट में आता है, नंबर 2 भैया बॉडी से हार्ट में आता है। अब फिर से दो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर दो जगह जाता है। नंबर 1 भैया लंग्स में जाता है, नंबर 2 भैया बॉडी में चला जाता है। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में जाने से पहले ब्लड जो होता है हार्ट से दो बार गुजरता है। बॉडी से हार्ट में आएगा, लंग्स में फिर जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में जाएगा, इसलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम दे दिया जाता है। अब यहां पे कुछ चीजें देख रहे हो तुम यहां पे, जैसे कि ये पल्मोनरी वेन होती है। यहां पे ये पल्मोनरी वेन अकेली वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब ये आयोटा सबसे लार्जेस्ट है जो कि पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई पहुंचा रही होती है। अब हमारा जो होता है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, ये ऊपर से आती है, ऊपर वाली बॉडी से हार्ट में जाती है, नीचे वाली बॉडी से इंफीरियर वेना कावा आ रही होती है। अब यहाँ पे जो चीज होती है हमारी, ये देख रहे हो सर, ये क्या है भैया? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और लंग्स में उसका ऑक्सीजनेटेशन हो रहा होता है। ये हमारा हार्ट मौजूद है, पूरा का पूरा हार्ट हमारी बॉडी को पूरी की पूरी सप्लाई देता है, और ऑक्सीजन की, ब्लड की पूरी पूरी सप्लाई का कंट्रोल हमारा हार्ट के ही पास मौजूद होता है। अब ब्लड वेसल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारी दो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी एक वेन्स। आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाने का काम करती हैं बॉडी के अंदर, वेन्स बॉडी से ब्लड लेके आने का काम करती हैं हार्ट के अंदर। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए इसके अंदर वाल्व्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं। इसमें थिक और इलास्टिक वॉल्व्स होती हैं ताकि ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये उसको रेजिस्ट कर रही हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्ट आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है। वेन्स के अंदर वेल्व्स मौजूद होते हैं ताकि बैकफ्लो ब्लड ना हो जाए, इसलिए क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर लो रहता है, बॉडी से ब्लड वापस आ रहा है तो इसमें ब्लड प्रेशर लो रहता है, इसलिए भैया इसमें वेल्व्स मौजूद होते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक्सेप्ट हमें पता है पल्मोनरी वेन। ब्लड प्रेशर आपको पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, हमारे दो प्रेशर रहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, और जब जो होता है हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा होता है तो जो प्रेशर होता है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ क्या है? लिम्फ हमारा ब्लड से ही निकलता है, ब्लड से ही निकलता है और जो होता है ब्लड में ही दोबारा मिल जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स यानी कि हमारे जो होता है डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसीज की एक फॉर्म है लिम्फोसाइट्स, और मेमोरी टी सेल्स होते हैं इसमें। ये क्या करते हैं? ये भैया वहां पे पहुंचते हैं जहां पे ब्लड नहीं पहुंचता है, जैसे टिप ऑफ द फिंगर, यहां पे ब्लड नहीं आ पाता, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, लिम्फ आता है। तुम्हें जिसको नॉर्मल भाषा में तुम पस के नाम से जानते हो, यहाँ पे आपका इसका काम ही यही होता है कि पूरी की पूरी बॉडी को पेंटेन रखना, प्रोटेक्टेड रखना, ताकि वो कोई भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना कर पाए। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जाइलम हमारा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर और यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखाता है जाइलम, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। देखो जाइलम के जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने, अब तो मैंने बताया था ट्रांसपायरेशन, दो प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, एक रूट प्रेशर, दूसरा ट्रांसपायरेशन प्रेशर। ट्रांसपायरेशन यानी कि पत्तियों से पानी निकल जाता है तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ता है। सर कैसे? फ्रूटी के अंदर ये लगाते हो पाइप और ऐसे करके जब खींचते हो, हवा खींच रहे हो तुम, तो फ्रूटी ऊपर आती है, ठीक है। ऐसे ही जब ऊपर से पत्ती में से जब पानी निकल जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो नीचे से पानी ऊपर खिंच जाता है प्लांट के अंदर, हर एक डाली तक पानी पहुंच जाता है। इसे हम लोग ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कहते हैं। रूट प्रेशर भी हमारा वही होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करना। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम फूड का ट्रांसफर करता है भैया। इसको जो होता है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जब फ्लोएम फूड का ट्रांसफर करता है उसे हम लोग प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटीपी की जरूरत होती है। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? इन द कमेंट सेक्शन तुम्हें बताना है। अब यहां पे जो होता है एक्सक्रीशन की बात करें, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन के लिए किडनीज मौजूद है। किडनीज के अंदर जो हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, वो हमें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के अंदर कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा होता है, ब्लड में से सारी चीजें निकाल लेता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। फिर जो होता है कुछ चीजें जो
जो जरूरी है ब्लड के लिए उसे रीअब्जॉर्ब करा दिया जाता है ब्लड के अंदर। फिर हमारा जो भी आपका यूरिन इकट्ठा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा कर लेते हैं और यही आपका जो होता है यूरेटर में इकट्ठा होकर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारी किडनीज है। ठीक है, दो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ऊपर हमारा ये ग्लैंड्स लगे हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आर्टिफिशियल किडनी, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस की मदद से उसका जो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन कराया जा रहा होता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए चालू करते हैं विद रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जनाबी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चक्कर क्या है? बेसिकली ये चैप्टर आपको बताता है कि आप महसूस कैसे करते हैं, हाउ यू फील। भैया मच्छर ने आके इधर काल पे काट लिया, तुमने इधर ऐसे करके करा, ओह ज्यादा दूर से लग गया भाई, तो तुमने इधर मच्छर का कर दिया क्या कहते हैं, खून। अब वो जो खून करा, फिर सीआईडी के दया ने आके तुमको मुक्का मारा, वो मुक्का भी तुम्हें महसूस हुआ, और जो होता है एसीपी प्रथमन ने तुम्हारे मुंह पर मारी लात, या जो होता है मुक्का एक इधर से एक अभिजीत ने, एक दया ने, तो भाई साहब तुम्हारे मुंह पे जो होता है वो चीजें महसूस कैसे होती हैं, यानी हाउ यू फील। बेसिकली बात यही है कि कोई जो होता है किसी का दिल टूट जाता है, वो दिल शीशे का कैसे हो जाता है और जो टूट जाता है। ठीक है, आपको पेन कैसे महसूस होता है, आपको गर्मी और सर्दी कैसे महसूस होती है, आपको कोई ठंडा गर्म चीज कैसे महसूस हो रही होती है, आपको कोई चीज काटती है वो कैसे महसूस होती है, ये सारी की सारी बातें हमारी इस चैप्टर के अंदर हो रही होती हैं। देखो भैया, महसूस होने के लिए चाहिए होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? आपका इन्वायरमेंट में कोई चेंज आना। स्टिमुलस क्या है भैया? इन्वायरमेंट में कोई चेंज आना। अब ये मेरा हाथ है, ये एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, ये पेन जैसे ही हाथ पे टच करा, इस इन्वायरमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस आई। अगर ग्राफ इसका देखना चाहते हो तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा है भैया, हाथ अभी तक ऐसा था, जैसे ही पेन इस पे आके टच करेगा एकदम से जो होता है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी, और फिर उसके हाथ जो होता है रिस्पॉन्स करेगा, और फिर ग्राफ ऐसे ही हो जाएगा। तो यानी कि ये पेन ने यहां पर टच करा और ये उंगली ने पीछे हटके उससे रिस्पॉन्ड करा। ठीक है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड ये दोनों चीजें होती हैं। स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में जिसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वो हमारा स्टिमुलस हो रहा होता है। स्टिमुलस क्या होता है? हीट होता है, कोल्ड होता है, और जो होता है क्या कहते हैं, साउंड हो सकता है, पेन हो सकता है, टच हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और आपका अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब जो होता है इंसान और एनिमल्स तो जो होता है अलग अलग तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अब भैया कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का सबसे आसान सा एग्जांपल है कि भैया मेरे पास में रूबिक्स क्यूब है, मैंने इसको उछाला और इसको पकड़ लिया, मैंने इसको उछाला और पकड़ लिया, उछाला पकड़ लिया। ये उछाला ना पकड़ना क्या है? ये जैसे ही उछल रहा है, हवा में जा रहा है, मेरी आंखें इसको ट्रैक कर रही हैं, मेरा दिमाग इसके घूमने को देख रहा है, और जैसे ही नीचे आया मेरे हाथ की मसल ने एकदम से जो होता है आपका रिलैक्सेशन करा, और कुछ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा और हाथ में रखा और इसको पकड़ लिया। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, सारी की सारी बॉडी का एक साथ काम करना, ये कोऑर्डिनेशन कहला रहा होता है। अब ह्यूमंस के अंदर तो मसल्स हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, दिमाग है, और दिमाग में दही भरा हुआ है, या दिमाग है, तो वही मैं उस मामले में नहीं जा रहा हूं। फेफड़े हैं, लंग्स है, किडनी है, किडनी का इस्तेमाल आईफोन खरीदने के लिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, और जो होता है लीवर है, पेनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, और जो होता है आपका थाइमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, और क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इतने सारे ग्लैंड्स है। लेकिन प्लांट्स के अंदर तो कोई ग्लैंड है ही नहीं। सर आपने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बता दिया। हाँ, तो प्लांट्स के अंदर तो कोई ग्लैंड है नहीं। प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं? प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं बाय द हार्मोन्स। प्लांट के पास हार्मोन्स होते हैं, उनसे वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। प्लांट्स के जो हार्मोन्स है वो 4 हैं, एक ऑक्सिन है, दूसरा जिब्रेलिन है, तीसरा साइटोकिनिन है, चौथा एब्सिसिक एसिड है। इसमें से तुम्हें सिंपल बात ये याद होगा कि भैया ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिसमें से ऑक्सिन जो होता है वो आपका सेल एनलार्जमेंट और सेल का डिफरेंशिएशन कर रहा होता है। जिब्रेलिन जैसे कि हमारा पेप्सिन वर्क करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ, पिछले चैप्टर में पढ़ा है HCl, ऐसे ही जिब्रेलिन वर्क करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, और जो होता है भैया ये भी सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में मदद कर रहा होता है। और एक और काम है जिब्रेलिन का कि भाई ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है। अब डोरमेंसी सर क्या होता है सीड की? अब सीड की डोरमेंसी से मतलब होता है हमारा कि साल भर गेहूं का दाना तुम्हारे घर में रखा रहता है। जो किसान है वो समझते होंगे, हाँ, लेकिन गेहूं के दाने से पेड़ नहीं निकलता। हाँ सर, नहीं निकलता है, लेकिन जैसे गेहूं का दाना डाला जाता है खेत के अंदर, पेड़ एकदम फट दीना बाहर आ जाता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है पूरी साल भर वो सीड डॉर्मेंट रहती है, वो सीड में कोई हार्मोनल रिएक्शन, मतलब वो मरी हुई रहती है। जैसे ही तुम उसको पानी में डालते हो, सही एनवायरनमेंट मिलता है, वो जिंदा हो जाती है और पेड़ का आ जाता है। ठीक है, साइटोकिनिन का क्या काम है सर? साइटोकिनिन का भी वही काम है, ऊपर वाले कट कॉपी पेस्ट मारना, सेल डिफरेंशिएशन करना, सेल एनवायरनमेंट करना, ब्रेकिंग करना डोरमेंसी ऑफ सीड को। एक काम और कर देता है, ये लीफ की एजिंग को ये डिले कर देता है, यानी कि लीफ का झड़ने को ये डिले करता है, पूरी साल भर डिले कर देता है। बसंत में, अभी बसंत आ रही है तो सब एकदम लीफ बढ़िया बढ़िया तरीके से झड़ रही होंगी। ठीक है, और जो होता है प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है। अब ये जो हमारा आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भैया हमारा अकेलेता
है अकलेता नहीं, इकलौता हमारा जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर है, GI है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है सर? ग्रोथ इनहिबिटर होता है रोकने वाला, प्लांट की लीफ को झड़ने में मदद करेगा, स्टोमेटा को बंद करेगा, प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा, सेल एनलार्जमेंट को रोकेगा, सब काम रोकने का काम करता है। इसको हम लोग जो होता है वो ट्रैफिक सिग्नल कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया प्लांट हार्मोन्स की, तो सारी बात हो गई। अभी हार्मोन्स की मदद से प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, वो हमारा प्लांट मूवमेंट्स होता है। प्लांट दो तरीके से मूवमेंट दिखा रहे होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ट्रोपिज्म, दूसरा होता है नार्सिस। ट्रोपिज्म क्या होता है सर? ट्रोपिज्म होता है कि भैया रिस्पॉन्ड, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आया उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करना। मतलब सर क्या, मेरा हाथ है, अब ये स्टिमुलस आया भैया, ये स्टिमुलस मान लो इस डायरेक्शन से आया तो मेरा हाथ इस डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। स्टिमुलस ऊपर से नीचे आया तो मेरा डायरेक्शन जो होता है डिटरमाइंड होगा कि मेरा, अगर इधर से कोई कर रहा है तो मेरा हाथ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इधर से कोई स्टिमुलस है तो मेरा हाथ इसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये हमारा ट्रोपिज्म मूवमेंट्स कहला रहे होते हैं। अब जैसे प्लांट है, प्लांट में ये प्लांट का जो होता है पार्ट हो गया, मान लो ये जो होता है सूरज है, ठीक है। सूरज देख रहे हो, हाँ सब देख रहे हैं। प्लांट सूरज इधर मूव करा तो जो होता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इधर हो गई। प्लांट सूरज ऊपर था तो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था। सूरज इधर आया भैया, तो प्लांट ने अपना ग्रोथ बदल दी, इधर की साइड ग्रो करने लगा। कैसे करने लगा सर? ऑक्सिन इधर की साइड में सेल डिफरेंशिएशन बढ़ा देता है, इधर की साइड में सेल ज्यादा बढ़ रहे हैं, इधर की साइड में सेल कम बढ़ रहे हैं, तो भैया प्लांट इधर की तरफ मूव कर जाता है। हाँ, तो प्लांट इन दी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस मूवमेंट दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इधर से तो मूवमेंट भी उधर ही दिखा रहा है। ये हमारा ट्रोपिज्म्स मूवमेंट कहला रहे होते हैं। इसमें सबसे पहला फोटोट्रोपिज्म होता है, जो यही आपको मैंने पढ़ा दिया है। फोटोट्रोपिज्म यानी कि डायरेक्शन ऑफ सनलाइट में प्लांट का मूवमेंट। इसलिए तुमने देखा होगा कि भाई प्लांट जो होता है मैक्सिमली सूरज की डायरेक्शन की तरफ ही ग्रो कर रहे होते हैं। अब जो होता है नंबर 2 दूसरा होता है हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर हमारा जो होता है 2 तरीके का जियोट्रॉपिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। सर 2 तरीके का जियोट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा होता है? 2 तरीके का जियोट्रॉपिक मूवमेंट भैया, ये जो होता है जियोट्रॉपिक यानी कि पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, यहां सर पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, बात सही है। लेकिन भैया प्लांट में क्या होता है, जड़ें जो होता है उसकी रूट हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ती हैं, ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। और जो हमारी शूट होती हैं वो एक तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही होती हैं। ग्रेविटी के अपोजिट उनका उगने का काम होता है। अब भैया हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, प्लांट की जो जड़ें हैं वो हमारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाती हैं, टुवर्ड्स वाटर ग्रो कर रही होती हैं। अब है हमारा नेक्स्ट थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म है कि भैया प्लांट का एक ये डंडा मान लो उसको, प्लांट कुछ ऐसी बेलें होती हैं जिसके अंदर टेंड्रिल होते हैं। अब इस डंडे से आके वो टेंड्रिल टच कराइए, देख ले भाई ये टच करा, हाँ से ये टच करा, जैसे टच करा वो मुड़ना चालू हो जाता है इस डंडे के ऊपर, ठीक है। तो ये टच पे मूवमेंट होना, ये हमारा जो होता है वो थिग्मोट्रोपिज्म है। होता कैसे है सर ये मूवमेंट? भैया ये बाहर की साइड में ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। अब बाहर की साइड में सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ बढ़ गई, अंदर की साइड में सेल ग्रोथ कम है, तो ऐसे करके मुड़ जाएगा और पकड़ लेगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये हमारा थिग्मोट्रोपिज्म होता है। अब हमारी नास्टिक और नास्टिस मूवमेंट कहलाती हैं। मतलब जो होता है, मान लो क्या कहते हैं, स्टिमुलस इधर से आ रहा है, मैं मूवमेंट इधर कर रहा हूं, स्टिमुलस इधर से आ रहा है, मैं मूवमेंट इधर कर रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमारी डिटरमाइन नहीं होती है। स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अनडिफाइंड होता है। यानी कि वो मूवमेंट जिसमें जो होता है, नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? वो मूवमेंट जिसमें आपका डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है वो डिटरमाइन नहीं होती है, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डिटरमाइन नहीं होती है। लेकिन हमारी ट्रोपिज्म्स के अंदर हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डिटरमाइंड होती है कि भैया डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स किधर की तरफ होने वाला है। इसमें सबसे पहला आता है थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी के अंदर हम लोग कहते हैं, नाम हम लेते हैं भैया समोसा पुटिका का है। समोसा पुटिका क्या होता है? मिमोसा पुटिका बोल दो यार, टच मी नॉट बोलो यार, नहीं टच मी नॉट सर को अजीब सा लगता है, समोसा पुटिका बोलते हैं। मिमोसा नाम है, समोसा कर दे भाई, कोई टेंशन नहीं है ना, याद तो रह जाएगा ना, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आ गए, अगर मान लो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा, समोसा याद आ गया, हाँ मिमोसा मोटू पतलू याद कर ले भाई, ठीक है। अब तुमने टच करा इधर साइड से, टच करा इधर साइड से, लेकिन ये इधर की तरफ मूव कर गया, ये इधर की तरफ मूव कर गया, ये इधर की तरफ मूव करा, ये इधर की तरफ मूव करा, ओ मतलब डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डिटरमाइन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारा एनिमल्स कैसे करके कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, हमें पता है प्लांट के अंदर तो कुछ होता नहीं, हमारे अंदर सारी फेफड़े वगैरह सब कुछ मौजूद है, किडनी भी मौजूद है आईफोन खरीदने के लिए, और जो होता है हमारे क्या कहते हैं भैया गाल ब्लैडर है, हमारा पैनक्रियाज वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो हमारा कोऑर्डिनेशन जो पूरी की पूरी बॉडी है वो इन 5 चीजों की वजह से हो रहा होता है। फोटो रिसेप्टर, यानी कि हम लोग, हमारे पास आंखें हैं जो ये लाइट को देख के इसको पहचान सकती हैं, इसको जो होता है इसके लिए रिस्पांस को क्रिएट कर सकती हैं। फोनो रिसेप्टर, फोन लगाते हो हेलो, हाँ रामलाल बताओ, ठीक है वो फोनो रिसेप्टर है। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भैया कौन सा है? स्मेल, क्या खुशबू है, वाह वाह वाह। गस्टेटरी रिसेप्टर,
क्या मजेदार खाना बनाया है आज। थर्मो रिसेप्टर बहुत ठंड है बे, अबे बहुत गर्म है यार। कौन सा जो होता है भाई मटेरियल इस्तेमाल करा है, इतना ज्यादा गर्मी हो गई है, ठीक है। तो वो थर्मो रिसेप्टर कहलाता है, यानी कि हमारा टेम्परेचर को जो होता है डिटेक्ट करने वाला। तो ये रिसेप्टर की वजह से हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? ह्यूमंस के अंदर दो सिस्टम है जिसके वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन के पास में नर्व्स होती हैं। नर्व्स यानी कि हमारा दिमाग पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्टेड रखता है आपस में। और नर्व का जो बेसिक यूनिट होता है, जैसे कि हमारी मैटर की बेसिक यूनिट एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक यूनिट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारा जो होता है ह्यूमन किडनीज की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसमें से कंडक्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हमारे खोपड़िया में इतनी ताकत है कि वो 5 वाट का बल्ब जला देगा। समझ रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, 5 वाट का बल्ब जला देती है हमारी खोपड़ी। अगर हमारी खोपड़ी में इतनी ज्यादा ताकत होती है तो अब यहाँ पे इसके अंदर से जो होता है नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रही होती है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, यहाँ से नर्व इंपल्स एंटर करती है। फिर ये यहाँ से ये जो होता है न्यूक्लियस वाला पार्ट है, फिर ये एक्सॉन वाला पार्ट है, यहाँ से जो होता है नर्व एंडिंग से यहाँ से नर्व इंपल्स निकल जाती है। अब ये माइलिन शीथ क्यों लगाते हैं इसके ऊपर? क्या कि नर्व इंपल्स के डायरेक्शन ना बदल जाए, नर्व इंपल्स का प्रॉपर कंडक्शन हो रहा हो, इसलिए इसका माइलिन शीथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। अब ये न्यूरॉन के अंदर एक चीज मौजूद होती है। क्या होता है मौजूद? इसके अंदर साइनेप्स होता है। 2 न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक गैप कहते हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता कैसे है सर? गैप है तो यहाँ पे नर्व इंपल्स आई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई। सर गैप है तो कंडक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे होते हैं कैल्शियम आयंस के पैकेट्स मौजूद। ये नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग का मतलब भैया कौन सी वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा, और ये डेंड्राइट वाला हिस्सा है। ठीक है। अब यहाँ से कैसे करके होता है सर? यहाँ पे नर्व एंडिंग है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस के पैकेट्स मौजूद है। अब जो कैल्शियम आयंस के पैकेट्स मौजूद है, जैसे ही यहाँ पे नर्व आती है ये पैकेट्स फट जाते हैं और यहाँ पे रिलीज होता है क्या? यहाँ पे रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या रिलीज होता है बच्चा? यहाँ पे रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के नाम कौन कौन से हो सकते हैं भैया? डोपामीन हो सकता है, डोपामीन हो सकता है, या जो होता है एपिनेफ्रिन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है। ठीक है। डोपामीन वही जिसकी मदद से तुम जो होता है बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये रिलीज होता है नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो जाता है। ये मिली सेकंड्स का काम है, ये मैं इतनी देर में बता रहा हूँ। इतनी देर में लाखों नर्व इंपल्स कंडक्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होता है। अब न्यूरॉन 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन। इधर ये भुका तो यहां से लेके सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन का है। दिमाग से जो कुछ प्रोसेस होगा सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम जो होता है रिले न्यूरॉन करता है। मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आकर रिस्पॉन्स दिखाएगा, रहना हट हटा यार क्या कर रहा है, कुछ चीज चुभ रही है। ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस करने का काम करता है। मोटर न्यूरॉन जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उसको लाने का काम करता है। रिले न्यूरॉन का क्या काम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो होता है कंडक्शन करना नर्व इंपल्स का। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। ओके सर। अब वेरियस ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन हमारा जो होता है मेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, लेकिन ब्रेन ने फालतू काम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दे रखे हैं। स्पाइनल कॉर्ड भैया वो फालतू काम करते रहते हैं जो हमारा ब्रेन नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता नहीं होता है, मतलब ब्रेन के पास इतना समय नहीं होता कि ये फालतू के काम कर रहा हो। ठीक है। दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फैला रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ऑटोनॉमिक होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। भैया चक्कर क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम सुनो। हमारे फेफड़े, हमारा दिल, हमारा जो होता है पेनक्रियाज, हमारा लीवर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्टोमक, हमारा एसोफेगस, हमारा सलाइवरी ग्लैंड, हमारा एड्रिनल ग्लैंड, हमारी किडनी, हमारा जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज, हमारा जो होता है भाई साहब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। यानी इंटरनली जितना काम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 24 घंटों का काम कर रहा है। अब तुम भागोगे तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक क्या होता है? जब तुम भाग रहे हो तो ये फेफड़ों से कहेगा कि भैया ज्यादा काम करो, तेजी से सांस लो। हार्ट से कहेगा भैया तेजी से धड़को। पेट से कहेगा भैया जल्दी से खाना दो मेरे को। और हमारे दिल से कहेगा भैया जल्दी जल्दी पूरे के पूरे इलाके में ब्लड की सप्लाई कर। तो ये अराउजिंग होता है। ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है, जब तुम रुक जाते हो, भागना बंद कर देते हो, तो हमारा ये सिस्टम जो होता है दिल से कहता है भैया हल्के से धड़क, फेफड़ों से कहता है सांस आराम से लो, और सब कुछ चीज को शांत करने का मदद करता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी हमारा हाथ
और हमारी मसल्स के बीच में जितना भी कनेक्शन है वॉलेटरी मसल्स के बीच में, वो हमारा जो होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। इसके अंदर दो होते हैं, सेंसरी और मोटर। आप जानते हो इसके बारे में। तो ये हमारा ओवरऑल जो होता है नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर एक चीज ध्यान से जान लो कि भैया कहां पे कौन सी नर्व मौजूद होती है। सबसे पहली बात, दिमाग के अंदर जो होता है, ये दिमाग और ये हमारा पूरा के पूरे गर्दन का जितना पार्ट है, इसको दिमाग से, ये सिर का पार्ट को दिमाग से कनेक्ट करने का काम नंबर 1 वाली क्रेनियल नर्व कर रही होती है। नंबर 2, स्पाइनल नर्व जो होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारी मेरे हाथों की उंगलियां, मेरे हाथों की मसल्स को कनेक्ट करने का काम जो होता है स्पाइनल नर्व का होता है। विसरल नर्व हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को, मेरे फेफड़ों को मेरी दिमाग से, मेरे जो होता है किडनीज को, आईफोन वाली को दिमाग से कनेक्ट करना, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन को दिमाग से कनेक्ट करना, ये सारी चीजों को दिमाग से कनेक्ट करने का काम हमारा जो होता है वो विसरल नर्व कर रही होती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यू हैव डन विद इट। और हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आंख समझ लो भैया, आंखों का झपकना। अब तुमने कोई चीज गर्म छू ली, उससे एकदम हाथ हटा लेना, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन इस पे ध्यान नहीं देता है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, ये भैया ये हॉट ऑब्जेक्ट था, हॉट ऑब्जेक्ट, ओके। हॉट ऑब्जेक्ट से जैसे ही टच हुआ, यहां से सिग्नल गया, कहां गया? स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, यहां पे आया, ये जो पूरा पाथ मैंने बताया इसे रिफ्लेक्स आर्क कहलाया, ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ सर। अब हमारा जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्लास 10 सीबीएसई के लिए, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा क्रेनियम स्कल है और ये जो हमारा ब्रेन है, इसके बीच में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसे हम लोग मेनिंजेस कह रहे होते हैं। अब ये मेनिंजेस के अंदर भी ब्रेन हमारा एक फ्लूइड में तैर रहा होता है। वो फ्लूइड का नाम कोई बताएगा मेरे को? हाँ सर पता है हमको, वो उसका नाम सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से प्रोटेक्ट करना और ब्रेन को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये ऊपर वाला या सामने वाला कह लो, मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन, यानी यहाँ पे बीच में ब्रेन जो होता है, और हाइंड ब्रेन पीछे वाला पार्ट। हाइंड ब्रेन का क्या होता है भैया? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, और हाइंड ब्रेन में मौजूद होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा भैया हमारा काम कर रहा होता है बैलेंसिंग वगैरह का, और हमारा जो होता है बॉडी के आपका होमियोस्टेटिस को मेंटेन करने का, ठीक है। और हमारा जो सेरिबेलम है पूरा का पूरा, जो ये पिछला वाला पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट हमारा बैलेंसिंग वगैरह को कर रहा होता है। मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन हमारा जो होता है नेक और ट्रंक के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। साथ साथ में मिड ब्रेन में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स वगैरह जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं। सेरिब्रम और फोर ब्रेन हमारा मेन सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है ये सेरिब्रम और फोर ब्रेन का। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग और जितनी भी मेमोरी वगैरह, थिंकिंग वगैरह का काम होता है, ये काम कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो होता है ब्रेन का एक एक्सटेंशन है, ये ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ब्रेन से अलग पार्ट नहीं है, ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। ये हमारा जो होता है कोई भी एक्स्ट्रा काम जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारा हार्मोन्स की बात करते हैं। ह्यूमंस में भी हार्मोन्स की जरूरत होती है। हार्मोन्स जो होता है यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर क्यों सेक्रेट किए जाते हैं? ह्यूमंस के अंदर हार्मोन का सेक्रेशन इसलिए होता है कि भैया जो काम ब्लड के थ्रू पॉसिबल हो पाते हैं या बहुत नहीं हो पाते, उनको भैया हार्मोन्स के जरिए पॉसिबल किया जा रहा हो। हार्मोन्स भैया हमारे ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि हमारे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। अब जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं भैया। यहाँ पे देख रहे हो, एक हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। यहाँ पे काम उल्टा है। एक्सोक्राइन के पास में डक्ट होती है, अपना एक पाइप होता है जिसके जरिए वो हार्मोन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन के पास में कोई भी अपना पाइप नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने हार्मोन को छोड़ रहे होते हैं। तो कंफ्यूज ना हो जाना, एंडोक्राइन के पास में पाइप नहीं होता, एक्सोक्राइन के पास में पाइप होता है। लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि इसके पास पाइप नहीं होगा, इसके पास होगा, ठीक है, डक्ट नहीं होगी। अब जो हमारा ये एंडोक्राइन सिस्टम, हमें एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना, हमें एंडोक्राइन पढ़ना है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ग्लैंड्स वगैरह हैं, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारा ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ये क्या सिक्रेट करता है? ये हार्मोन सिक्रेट करता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए। अब पिट्यूटरी का क्या काम है? पिट्यूटरी का काम है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करना, तुम्हारी ग्रोथ को कंट्रोल करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं ये। जैसे कि पिट्यूटरी जो होता है एक आपका एफएसएच हार्मोन भी सिक्रेट करती है, लेकिन तुम्हें ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लो यार भैया उसके बारे में भी क्या कहते हैं। हमारा पीनियल ग्लैंड के बारे में मत जानो तो बढ़िया रहेगा। हाँ आओ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये सिक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? देखो भैया, ये देखो थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट होने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है।
जिसे हम लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में थाइमस ग्लैंड का पूरा रोल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे कहीं पे, और इसका मेन काम है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। भैया इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सीधी बात कर रहा हूँ। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करूँ तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या काम होता है भैया उसका काम होता है, क्या कहते हैं, आपका कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी इंपॉर्टेंट है, थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, और पेनक्रियास को तो आप जानते हो। एड्रीनल ग्लैंड्स, भागो या मरो या भागो, वो वाले सिचुएशन में एड्रीनल ग्लैंड्स का काम होता है, एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। टेस्टिस और ओवरीज, स्पेशल जो होता है आपकी टेस्टिस मेल्स के अंदर होती हैं, ओवरीज फीमेल्स के अंदर मौजूद होती हैं भैया। तो इसमें चक्कर क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल है, यूनिसेक्सुअल ये आपका प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे इसका आपका काम क्या है, आपका ये मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रही होती हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। फीमेल में ओवरीज का भी वही काम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन जो होता है हमारा सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल की सॉफ्ट वॉइस, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा एस्ट्रोजन जो होता है सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि प्यूबर्टी के टाइम के जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है। यहां पे चैप्टर नंबर 2 होता है समाप्त। पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज द रिप्रोडक्शन चैप्टर को चालू करते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला पार्ट हम लोग ये समझते हैं कि भैया रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों होता है। रिप्रोडक्शन जरूरी है कि हमें अपनी इस दुनिया के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को मेंटेन रखना है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। अब रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, सबसे पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहला रहा होता है, जिसमें दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सेक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहला रहा होता है। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला फिजन होता है। फिजन क्या चक्कर है, सेल का सीलिया से हो जाता है ब्रेकअप। ये हमारे सेल चचा इनका सीलिया के साथ हो गया ब्रेकअप। अब ब्रेकअप होने के बाद ये टूट जाते हैं, इनका दिल टूट जाता है और ये डिवाइड हो जाते हैं दो हिस्सों में। अब जब डिवाइड होते हैं तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तुम जानते हो, रिवीजन सीरीज चल रही है भैया, डिटेल नहीं है, डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लाइन बाय लाइन, वो मैराथन में कवर्ड है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस तुम जानते हो कि भैया जो होता है जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो हमारा कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कहला रहा होता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर 1 से 2 बन जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म भी दिया जाता है कि भैया ये सेल तो इमॉर्टल हो गया। हाँ, इमॉर्टैलिटी है, लेकिन भैया पेरेंटल कोई मटेरियल बचता नहीं है, तो हो सकता है भैया इमॉर्टल हो भी नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा मेनली फिजन का काम होता है। अब फिजन दो तरीके का हो सकता है, एक बाइनरी फिजन जैसे 1 से 2 बनना, मल्टीपल फिजन 1 से कई बनना। ये देख रहे हो, 1 से कई बन जाना। ये कब होता है भैया, बाइनरी फिजन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता है, लेकिन जो मल्टीपल फिजन है ये कोई भी सेल जब करता है जब उसके चांस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, यानी कि भैया एडवर्स कंडीशन है उसके सामने प्रेजेंट हो जाती हैं। एडवर्स कंडीशन के टाइम पे कोई भी सेल एक सिंगल सेल को 2 में नहीं डिवाइड करना चाहेगा। चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए एक सेल अपनी आपकी 50 से 60 कॉपी बना देता है, जैसे कि एक सर्वाइव कर जाएगी और उसकी जनरेशन सर्वाइव करती रहेगी। तो भैया रिप्रोडक्शन का देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक सेल सर्वाइव करने के लिए अपनी 50 से 60 कॉपीज बना देता है, जिससे कि वो जो होता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा सके। डार्विन्स लॉ ऑफ एवोल्यूशन को, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द परफेक्ट स्पीशीज, सिलेक्शन ऑफ द प्योरेस्ट स्पीशीज को फॉलो कर सके। और यहाँ पे जो होता है सबसे ज्यादा सर्वाइवल चांस हो जाते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टीपल फिजन करता है। यहाँ पे मल्टीपल फिजन के टाइम पे एक सिस्ट फॉर्मेशन भी हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है एग्जांपल्स इनके फंगाई हैं, और जो होता है एमीबा, प्लाज्मोडियम और बहुत सारे एल्गीज वगैरह भी हमारा बाइनरी फिजन वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं। बडिंग होती है, बड का फॉर्मेशन होना, यानी कि एक जो होता है गांठ का फॉर्मेशन होना, बड को गांठ कहते हैं हिंदी में, तो गांठ का फॉर्मेशन होना। हाइड्रा वगैरह इसको शो कर रहे होते हैं। हाइड्रा अपने साइड में एक बर्ड को ग्रो करता है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है जब तक ये पूरा का पूरा फुल जो होता है नया हाइड्रा में नहीं डेवलप हो जाता, और फिर ये यहाँ से अलग हो जाता है और अपना अलग हाइड्रा ये बन जाता है। दैट इज नोन एज दी बडिंग। अब जो होता है फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में एक डिफरेंशियल क्वेश्चन पक्का मानो कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन में चक्कर क्या है। फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर भैया जैसे कि हमारा स्पाइरोगायरा है, इसे हम लोग समुद्री घास के नाम से जानते हैं। नदी के अंदर जाओगे तो नीचे घास दिखती है, वो हमारा स्पाइरोगायरा ही होता है। स्पाइरोगायरा हमारा जो होता है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और बिखर जाता है, लेकिन ये इसका एक फ्रेगमेंट भी पूरे के पूरे स्पाइरोगायरा बनाने का कैपेबल होता है। अब ये पूरे के पूरा एक फ्रेगमेंट यहाँ पे पूरा स्पाइरोगायरा कैसे बना देता है, यहाँ पे एक सेल्स मौजूद होते हैं जिसका नाम होता है टोटी पोटेंसी सेल्स या टोटी पोटेंट सेल्स, ठीक है। नाम लिख दे रहा हूं मैं, टोटी पोटेंट सेल, टोटी पोटेंट सेल। ये टोटी पोटेंट सेल ह्यूमंस के अंदर किसके अंदर मौजूद होते हैं, ह्यूमंस के अंदर, पहले तुम सोच लो, 1 2 3
अगर सोच पाए हो तो मैं बता दूं भैया, ह्यूमंस के अंदर जाइगोट के अंदर मौजूद होता है ये सेल। जाइगोट कैन कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ फुल ह्यूमन बीइंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर कहीं ये सेल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही टोटिपोटेंट सेल कहलाता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स के अंदर रीजनरेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट है, रीजनरेशन के अंदर भी ये जो रीजनरेट करता है, प्लेनेरिया को काट दिया, खच खच खच, इसको 3 हिस्सों में काट दिया, इसका ये पेट वाला हिस्सा सिर और पैर बना देगा, पैर वाला हिस्सा पेट और सिर बना देगा, सिर वाला हिस्सा अपने पैर बना लेगा। तो ये क्यों हो पाता है? ये भैया टोटिपोटेंसी सेल्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि ये अपने बच्चों को स्पोर्स के फॉर्मेट में फॉर्म कर देते हैं और ये स्पोर्स को फैला देते हैं। जहां पे ये जाके गिरेंगे वहां पे ब्रेड मोल्ड बन जाएगा। तो ब्रेड मोल्ड इसको फॉलो कर रहा होता है। तो स्पोर्स 2 तरीके के होते हैं भैया, स्पोर्स 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले कोनिडिया होते हैं, दूसरा जू स्पोर्स होते हैं। कोनिडिया भैया सिंपल ऐसे करके गोला होता है, जहां पे गिर जाएंगे वहीं पे इनको ग्रो करना होगा। लेकिन जू स्पोर्स हमारे मोटाइल स्पोर्स कहलाते हैं, जिसके पास में फ्लैजिला होता है और यहाँ पे कुछ आपके एक्रोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, जिससे कि फ्लैजिला से ये ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी थोड़ी दूर मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर एक प्लांट या उसके पार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग नए प्लांट को फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब जैसे कि भैया इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। नेचुरली ये हमारा रूट, स्टेम्स और लीव्स, आर्टिफिशियली कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। चक्कर क्या है इनका देख लो भैया। जो नेचुरल है, जैसे कि तुमने घास देखा होगा, घास की जड़ यहाँ पे है और घास वो दूर तक गई हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा जो होता है नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पे तुम घास को क्या करो, घास का एक हिस्सा जो होता है उठाओ, एक हिस्सा उठाओ और उसको जमीन में गाड़ दो। थोड़ी टाइम बाद में उस हिस्से में रूट्स आ जाएंगी, यहाँ से घास काट दो, ये अपनी अलग घास हो गई, अपनी अलग घास हो गई। ये हमारा जो होता है वो नेचुरल मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है। आर्टिफिशियली में इसको कटिंग कहते हैं, कटिंग करना, ठीक है, कटिंग करना। जैसे कि तुम गुलाब की एक टहनी काटी खच से और दूसरी जगह लगा दी, वो हमारा वहां पे भी गुलाब ग्रो कर जाता है, तो इसे हम लोग कटिंग कह रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। क्या करना? ग्राफ्ट करना। ग्राफ्ट क्या करना भैया? ग्राफ्ट करने का मतलब होता है, अब जैसे मान लो 2 मैंगो हैं, एक आम मेरे पास में ये है, आम जैसा दिख तो नहीं रहा है, पता है, ठीक है, और दूसरा आम मेरा ये हाथ है। अब इस आम के अंदर मीठापन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो होता है छोटा सा है, पल्प नहीं मौजूद है, ठीक है, पल्प नहीं है, मजा नहीं आता, बहुत छोटा सा आम है, मीठा बहुत है। इसके अंदर पल्प बहुत ज्यादा है, मीठा ही नहीं है। तो भैया मैं इस वाले का एक जो होता है, इधर देखो, इस वाले का एक टहना लूंगा और जो होता है इस अपने वाले का एक टहना लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, ऐसे करके काट के दोनों को जोड़ दूंगा और जो होता है पेड़ हमारा चल जाएगा। अब जो पेड़ बनेगा उसमें आम के पास में गूदा भी ज्यादा होगा, पल्प भी ज्यादा होगा, मिठाई भी ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब मीठा भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब नेचुरली जो होता है आपका नेचुरली जो आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसके अंदर कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रूट्स के अंदर, रूट्स के थ्रू भी हम लोग नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। जैसे कि भैया हमारा रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो वगैरह, इनको अगर जमीन में गाड़ दोगे तो एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है देख रहे हो ग्रास और स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जाम्पल है। अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम कैसे होते हैं? सर प्याज है, प्याज का जब निकाल के दूसरी जगह गाड़ दोगे तो वो अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम है, ठीक है, जड़ है, जड़। अदरक जड़ है, आलू जमीन के अंदर होते हैं, जड़ है ये, ठीक है। तो इसको अंदर भी ये देख रहे हो, इसके अंदर भी ये बड से जो होता है प्लांट्स निकलना चालू हो जाते हैं। इसको भी तुम अगर कहीं और पे गाड़ दोगे तो ये नया आलू बनके तैयार हो जाएगा। और हमारा बाय लीव्स भी होता है कुछ के अंदर, जैसे हम लोग जो होता है, जैसे ब्रायोफाइलम की लीव में देख रहे हो, ये नए नए प्लांट बनना चालू हो जाते हैं। तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ हो रहा होता है, ठीक है। आर्टिफिशियली ये देखो, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये आर्टिफिशियली है, मैं तुम्हें भी बता चुका हूँ। लेयरिंग करना, ठीक है, कटिंग करना और लेयरिंग करना। हाँ, लेयरिंग नहीं बताया। लेयरिंग क्या है? अब ये पेड़ है, इसकी एक ये जो होता है आपका टहनी है, टहनी को मैंने जमीन के अंदर दबाया और ऊपर से जुड़ा रहने दिया। अभी न्यूट्रिशन इधर से आ रहा है। अब यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी, कुछ टाइम के बाद में इधर से काट दूंगा, नया पेड़ बन गया। दैट्स नाइस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं भैया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर 2 ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, अब एक और बात होती है, क्या कहते हैं भैया, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें क्लोन भी कह रहे होते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जेनेटिक और फिनोटाइपिक सिमिलैरिटी होती है, मतलब उनका जीन भी सेम है, उनका डीएनए भी सेम है और ऊपर से देखने में भी एक जैसे दिखेंगे। भैया प्लांट में शकल सूरत अलग नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो जिनका जो होता है जीन भी सेम होता है, ऊपर से भी दिखने में सेम होते हैं, वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उसमें क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं भैया? एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग घरानों के डीएनए का मिलन होता है, इनकॉर्पोरेट होता है वेरियस, ठीक है, स्पीशीज के डीएनए एक दूसरे से मिलते हैं आके। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी यूनिकनेस और आइडेंटिटी होती है। जैसे तुम्हारी शक्ल तुम्हारे मम्मी पापा में किसी से नहीं मिलती है, बिल्कुल तुम अलग हो भाई। हाँ, वो अलग बात है, थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन तुम्हारी शक्ल सेम टू सेम
कोई ये ना देख के बता पाए कि तुम हो या तुम्हारे पापा खड़े हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता भी नहीं है सर। अब यहाँ पे जब ऐसा इनकॉर्पोरेशन होता है तो हमारा जीन्स में बदलाव भी आता है, यानी कि नई जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस बन रही हैं, नई जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी बढ़ जाते हैं। वेरिएशंस यहाँ पे आकर होती हैं और जो होता है आइडेंटिकल नहीं होते हैं। स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे कि हमारा जो होता है एक सेल डिवाइड कर देता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर, लेकिन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, कि भैया पेरेंट्स हैं और कोई नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा, तो उसके अंदर यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जाती कैसे, वो स्पेशल सेल्स के जरिए जाती है जिसका नाम गैमीट्स है। गैमीट्स हमारे दो तरीके के होते हैं भैया, जिसमें जैसे कुछ है हमारे मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक जैसे होते हैं, जैसे स्पायरोगैरा के अंदर, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर भैया फीमेल गैमीट को ओवा कहते हैं, मेल गैमीट को स्पर्म कह रहे होते हैं। अब सबसे पहले प्लांट के अंदर देख लेते हैं भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करके होता है। प्लांट दो तरीके का हो सकता है। प्लांट के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पार्ट है उसे हम लोग फ्लावर कहते हैं। फ्लावर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता, नहीं, काम उसके और भी होते हैं, ठीक है। अब फ्लावर के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं। एक आपका जो होता है फ्लावर दो तरीके का हो सकता है, एक यूनिसेक्सुअल हो सकता है, एक बायसेक्सुअल हो सकता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है आपका पपाया और वाटरमेलन, और बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल चाइना रोज और मस्टर्ड सीड्स के एग्जाम्पल हमें लिए जाते हैं। अब फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, देख रहे हो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पार्ट है, कार्पल है, पिस्टल है, ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। ये क्या है भैया, फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। और ये जो एंथर वाला पार्ट है ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा होता है पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ पे ये जाइगोट है, तो यहाँ पे जाके ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर सिर्फ ये होता है तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर ये और ये दोनों होता है। तो ये एग्जाम्पल, अच्छा ये जो डायग्राम बनाइए का यूनिसेक्सुअल का है या बायसेक्सुअल का है? सही है, बायसेक्सुअल का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर के अंदर देख रहे हो ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 स्पोरेंजिया, इसलिए हम लोग इसे नाम दे देते हैं भैया टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। क्या नाम देते थे सर इसे नाम देते हैं हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। हमारा जो ये एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। 1 2 3 और 4 इसमें स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, यानी कि पॉलन सैक्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यहाँ पे जो टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो एंथर है, फिर इससे ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के जाते हैं यहाँ पे उड़ के, और क्यों कैसे जाते हैं उड़ के? विंड के जरिए जा सकते हैं, तुम्हारे हाथ में लग के जा सकते हैं, आपका बर्ड्स के जरिए जा सकते हैं, इंसेक्ट्स के जरिए जा सकते हैं, वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे आके जुड़ता है, स्पेशल कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, वो तुम क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे। फिर उसके जुड़ने के बाद में यहाँ से अंदर चलता है, जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, वो यहाँ पे जाके, और फिर यहाँ पे ये हमारा ओव्यूल मौजूद होता है, ओवरी मौजूद होती है, और यहाँ पे जाके मिक्सचर होता है और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन का पहुंचना, आपका एंथर से स्टिग्मा पे, फिर फर्टिलाइजेशन होना, फिर सीड की फॉर्मेशन होना, फिर जर्मिनेशन होना, ठीक है। पॉलन ग्रेन देख रहे हो, ये भैया बीज वगैरह के भी जरिए हो सकता है, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन ये देख रहे हो, ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, रिजेक्शन मेथड फॉलो होता है। यहाँ पे जैसे ही पहली पॉलन ट्यूब पहुंचती है, दूसरी का बनना बंद हो जाता है। अब जर्मिनेशन ये जो होता है भैया, फ्रूट में डेवलप हो जाता है, फ्रूट से सीड, और सीड के हमारा जो होता है भैया सीड से प्लांट बन जाता है नया, ये जर्मिनेशन है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है कि जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल और सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। कौन सा पार्ट क्या करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। अगर ये पता है तो पक्का पक्का प्लांट के अंदर यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आ सकता। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी को रेडी होना होता है, जिसे हम लोग एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल्स के अंदर अलग चेंजेस आ जाते हैं और फीमेल्स के अंदर अलग चेंजेस आते हैं। मेल्स का जैसे जो होता है भैया चेस्ट का ब्रॉड होना, फेशियल हेयर का आना, आवाज का डीप होना, और जो होता है भैया हेयर ग्रोथ होना आपके जेनाइटल एरिया के पास में, और जो होता है आर्मपिट्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर क्या होता है भैया, स्किन का सॉफ्ट होना, और जो होता है वॉइस हाई पिच होना, पतली आवाज हो जाना, ठीक है, और आपका थाइस के ऊपर फैट डिपोजिशन होना, और आपका स्किन का सॉफ्ट हो जाना, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। ये आपका वहां पे प्यूबर्टी के अंदर होता है। प्यूबर्टी की एज क्या क्या है सर? प्यूबर्टी की एज भैया हमारी फीमेल के अंदर 11 से 13 ईयर्स है, और मेल्स के अंदर ये 13 से 14 साल है।
दैट्स राइट, फीमेल्स जो होता है जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अब जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है भाई, वो है हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये बॉडी के बाहर होती है। क्यों? स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए 2 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है। अब यहाँ से ये ट्रांसफर होती है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में इसका मैच्योरेशन और जो होता है वो इसका मैच्योरेशन और पूरा का पूरा स्पर्म का प्रोडक्शन के बाद में स्टोरेशन होता है। यहाँ पे स्टोर और मैच्योरेशन स्पर्म यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होते हैं और यहाँ पे मैच्योर भी होते हैं। जब इजैकुलेशन होता है तो ये वास्ट डिफरेंस एक नस होती है जिसके जरिए स्पर्म ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं, जैसे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, सेमेनिकल वेसिकल है, काउपर्स ग्लैंड है और यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू ये होते हुए निकल जाते हैं। यूरेथ्रा को दूसरा नाम दिया जाता है यूरेनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास होता है, यहाँ से जेनाइटल्स भी पास होते हैं, यानी कि सीमन का भी यहाँ पे पास हो रहा होता है। अब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, जैसे कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट करता है स्पर्म की मोबिलिटी के लिए। सेमेनिकल वेसिकल्स जो होता है विस्कस फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं स्पर्म की मोबिलिटी फीमेल कराने के लिए। और जो होता है भैया कॉर्पस ग्लैंड लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस सिक्रेट कर रहा होता है। स्पर्म्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म के अंदर सबसे पहली बात तो ये कुछ हिस्सा होता है, हेड होता है, मिड पीस होता है, टेल होता है। टेल मूव करती है, मिड पीस में ये देख रहे हो एक्रोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म के लिए, टेल को मूव कराने के लिए। स्पर्म मोटाइल होता है, फीमेल के अंदर ट्रैवल करता है। एक बार में जो होता है टेस्टिस में आपके 12 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं पर मंथ, यानी कि हर सेकंड कुछ अगर अंदाजन भी लगाओगे 1500 स्पर्म पर सेकंड, ठीक है। और इसका जो ये आपका जब इजैकुलेशन होता है तो आपका एक इजैकुलेशन में अराउंड 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ सही बोला ना, 30 करोड़ जो होता है स्पर्म निकलते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 200 से 300 ही सर्वाइव करते हैं। तो कौन कहता है कि हम जो होता है जीत नहीं चुके, तुम तो इतनी बड़ी रेस जीत चुके हो जो तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है। अब जो होता है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ओवरीज होते हैं, ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। अब ये ओवरीज में से ओवा का जो होता है निकलना, ये आपका पर मंथ ऑल्टरनेट होता है, एक कभी कभी इसमें कभी इसमें से, ठीक है। इस तरीके से जब फीमेल की बर्थ होती है उसी बर्थ के टाइम पे फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं। आफ्टर में उसका मैच्योरेशन ही हो रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवरीज बिफोर बर्थ होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ओवरीज निकलती हैं, अब अगर यहाँ पे ये वजाइना वगैरह का हिस्सा है, ये सर्विक्स वगैरह है, यहाँ पे आके आपका पेनिट्रेशन होकर यहाँ पे स्पर्म का रिलीज होता है। जब यहाँ पे स्पर्म रिलीज होते हैं तो यहाँ से यहाँ पे स्पर्म ट्रैवल करते हुए जाते हैं और फिर यहाँ पे जो होता है स्टमक जंक्शन, ये फेलोपियन ट्यूब है जो कि कलेक्ट करता है ओवरीज से ओवा को। यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। अगर यहाँ पे स्पर्म और ओवा का मिलन हो जाता है तो ठीक है, और एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट यहाँ यूट्रस में आता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है और फिर 9 मंथ्स की साइकिल गेस्टेशन पीरियड चालू हो जाता है, ठीक है। अब जो होता है यहाँ पे ओवम फीमेल गैमेट भैया जो होता है देख रहे हो, जब फीमेल बर्थ होती है तो 2 से 3 लाख इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं। प्यूबर्टी के बाद में वो मैच्योर होना चालू हो जाते हैं। अब जब फर्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि वही आपका ओवा का मैच्योर होना, ये देख रहे हो ये मैच्योर है। अब यहाँ पे ओवा निकल जाता है बाहर, फिर ये जो होता है ओवा अगर डीजनरेट कर जाता है, अगर आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसे हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो ये जो है फीमेल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं और लास्ट को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। क्यों? एक टाइम के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया कोई भी प्रोडक्शन ऑफ ओवरीज यहाँ पे नहीं होता, प्रोडक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन का मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे वही बात है कि भाई जब से 2-3 लाख एग निकल जाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, वहां पे आपका रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 28 डेज का भैया यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, जहाँ पे ये यूट्रस की लेयर है। यूट्रस की लेयर अपने आप को प्रिपेयर करती है रिसीव करने के लिए, फिर यहाँ पे ये टूट के बिखर जाती है और इसे हम लोग जो होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर से ये अपने आप को प्रिपेयर करती है। हर मंथ ये साइकिल चलती रहती है। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो ये स्पर्म लेके आता है आपका 23 क्रोमोसोम, ये ओवा लेके आता है 23 क्रोमोसोम, मिलके फिर से 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। हम जो मौजूद हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में मौजूद हैं, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम किसी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ये डिप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जो होता है सेल डिवीजन होता है जिसमें 46 के 46 ही रहते हैं, इसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं। और किसी भी सेल डिवीजन के थ्रू ये अगर 46 से आधे हो जाएं, 23 हो जाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स के अंदर होता है, इससे हम लोग मियोसिस कहते हैं, मियोसिस डिवीजन कहते हैं, जिसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब जब ये आपका
एक दूसरा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब ये 8 सेल पे होता है, 8 सेल स्टेज पे होता है तो हम लोग इसे एम्ब्रियो कह रहे होते हैं। एम्ब्रियो ऐसे नहीं कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट जब 8 सेल स्टेज पे आ जाता है, 8 सेल के होते हैं, जब तुम 8 सेल के होते हो तो तुम्हें एम्ब्रियो कहलाना चालू कर दिया जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट ये तुम्हें खुद पढ़ना है, आफ्टर द लेक्चर तुम्हें नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई टेंशन नहीं है, तुम अपने आप पढ़ सकते हो, 2 पेज का मामला है, इसमें कुछ नहीं, यही आपका जो होता है भैया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह के बारे में बताया है, नो टेंशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द हेरिडिटी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर यही बात है कि भैया यहाँ पे एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग के अंदर डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे कि तुम पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से तुम पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करते हो, ऐसे ही तुम्हारे पेरेंट से तुम्हारे अंदर डेटा ट्रांसफर कैसे हुआ उसकी बात हो रही होती है। यहाँ पे मेंडल चाचा के बहुत सारे रोल हैं। सर गीगर जॉन मेंडल, सर गीगर जॉन साइमन मेंडल इनका पूरा नाम है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो सर गीगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने आपका इस चीज़ को स्टार्ट करा था इन्होंने स्टडी करना। ये मेंडल चचा है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे 7 साल तक, 1856 से 1863 के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको क्या नतीजा मिला, इनको ये पता चला कि भैया पी प्लांट के अंदर से कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे मतलब कोई भी एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कैसे आ जाते हैं कि भैया पेरेंट जैसा ही वो दिखता है, मतलब उसकी एक ही नाक होता है, तुम्हारी 2 नाकें तो है नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की 1 नाक, तुम्हारी 1 नाक, 2 आंखें और 1 मुंह, 2 कान, सिर पे बाल, मुंह पे बाल, और जो होता है 2 हाथ, हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियों के अंदर भैया 15 खाने। अब उसके बाद में जो होता है 14 खाने, और जो होता है 2 हाथ के अंदर 10 उंगलियां, पैरों के अंदर भी 10 उंगलियां, 2 पैर, ठीक है, वही बिल्कुल सारी चीजें। ये होता कैसे है, तो यही हमारा जो होता है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस बताता है। अब हेरिडिटी इनहेरिटेंस अलग अलग टर्म नहीं है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, एक टर्म नहीं है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि भैया आपका पेरेंट से आपके अंदर इंफॉर्मेशन का आना, ये हेरिडिटी है। पेरेंट से आपके अंदर इंफॉर्मेशन का आ जाना, ये हेरिडिटी है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, वो इनहेरिटेंस है। हेरिडिटी क्या है, इंफॉर्मेशन का आ जाना, ये हेरिडिटी हो गया। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस क्या है, वो इंफॉर्मेशन आने की, वो हमारा इनहेरिटेंस कहला रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करे, मेंडल ने सबसे पहली बात एक्सपेरिमेंट करे पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट के ऊपर क्यों करा, इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, इसका हाइट अलग अलग होता है, सीड का कलर अलग अलग होता है, यहाँ पे सीड का साइज अलग अलग होता है, और फ्लावर का कलर अलग अलग हो सकता है, सीड का शेप भी अलग अलग हो सकता है। तो इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स उठा लिए। इन्होंने सबसे पहले देखा, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि भैया यहाँ पे कुछ तो ऐसा है। देखो इन्होंने क्या करा, पहले टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करा दिया। जब टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया, पहली जनरेशन मिली तो उसमें सारे के सारे टॉल आए। ओह, मतलब ये डॉर्फ कहीं गायब हो गया। इस टॉल में से 2 को उठाया, उन्होंने क्रॉस करा दिया, फिर से डॉर्फ दिख गया। इन्हें यह पता चला कि कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं, क्रोमोसोम उस टाइम डिस्कवरी थी नहीं, इन्हें यह पता चला कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि हिडन रहती हैं, जिनके ऊपर दूसरी ट्रेट्स अपना डोमिनेंस दिखा सकती हैं। यानी कि इन्हें यह पता चला, कंक्लूजन इनका यही निकला कि भैया कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। यानी मान लो एक ये ट्रेट है, एक ये ट्रेट है, ये इसको दबा सकती है, यानी ये डोमिनेंट है, और कुछ रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यहां से निकल के आता है, ठीक है। अब मेंडल का कंक्लूजन यहां पे यही निकलता है कि कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स होती हैं, कुछ रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ये जो एयर लोब है, ये अगर जुड़ा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का ऐसे होगा, ये रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट भी कभी कभार शो कर जाती है, और लेकिन फ्री एयर लोब डोमिनेंट ट्रेट होता है। आई कलर ब्लू रिसेसिव होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट है। वही ये 46 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट है। तुम अगर मेरा वन शॉट देखोगे, उसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले पार्ट के अंदर मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है, ठीक है। तो हैप्लॉइड यानी कि वो स्टेज जिसमें आपके क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं, आधे आधे क्रोमोसोम। सिंपल अभी इतना ही समझ लो, आधे आधे क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम ऐसे करके दिखता है, ठीक है। उसमें 2 पेयर होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं। अब यहाँ पे जब कोई क्रोमोसोम ऐसा सा दिख रहा है, अगर इसमें से सिर्फ एक उठा लिया जाए तो वो हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। अगर दोनों दिखेंगे तो वो डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। डिप्लॉइड कंडीशन हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर होती है, सारी की सारी बॉडी में डिप्लॉइड कंडीशन है, लेकिन हमारे गैमीट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड कंडीशन हमें शो करती है, ठीक है। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कांसेप्ट हो गया। अलील का क्या कांसेप्ट है सर? अच्छा, ये हमारा एक क्रोमोसोम है,
ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? वो चीज जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है। ये हमारा एक क्रोमोसोम है। इसके यहाँ पे कैरेक्टर है टॉलनेस का, ठीक है, टॉलनेस का कैरेक्टर है। इसके यहाँ पे ये दूसरा क्रोमोसोम है भैया, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। यहाँ पे कैरेक्टर आ गया भैया डॉर्फनेस का, ठीक है, डॉर्फनेस का। तो इसी एक प्लेस पे क्या कहते हैं? टॉलनेस का ही तो है ये कैरेक्टर, मतलब प्लांट टॉल होगा, ये शॉर्ट होगा, ये टॉलनेस का हाइट का कैरेक्टर है ये। तो हाइट के दो अलग अलग फॉर्म आना एक ही प्लेस पे, एक ही लोकाई पे, इसे हम लोग अलील कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, इसे हम लोग अलील कह देते हैं, ठीक है। वन पेयर ऑफ जीन ऑक्यूपाई गिवन ऑन अ पोजीशन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि भैया अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होना, उसे हम लोग अलील कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट है। होमोजाइगस एक जैसे, होमोजाइगस एक जैसे, कैपिटल डी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। सर इतना फास्ट चल रहे हो? अरे भैया ये रिवीजन है, ये वन शॉट नहीं है, ठीक है, रिवीजन है। वन शॉट में ऑलरेडी करा चुका हूं। ये तब के लिए जब तुम अपना एग्जाम देने जा रहे हो ना, भी थोड़ी देर में तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, तो तुम ये देख सकते हो, ओके। हाँ, तो अब मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही करा कि वही टॉल और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया, और जो होता है वहां पर उन्हें यह पता चला कि भैया कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो कि आपका छुप जाती हैं, जिन्हें हम लोग रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो शो करती हैं। अब जो छुपी हुई ट्रेट है, अच्छा चलो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, यहाँ पे ये चीज बात उन्हें पता चली कि भैया यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पे करा? उन्होंने करा कि भैया सीड का शेप के ऊपर, ये राउंड, कैपिटल राउंड एंड येलो सीड उन्होंने ली, और व्रिंकल यानी जिसपे सिकुड़ी हुई और ग्रीन सीड उन्होंने ली। तो उन्हें यह पता चला F1 जनरेशन के अंदर कि बहुत सारी अलग अलग हमें वैरायटीज शो करी हैं। देख रहे हो, राउंड डोमिनेंट ट्रेड रही, राउंड और येलो, ये डिस्प्ले हुई, लेकिन रिसेसिव ट्रेड छुप गई। अब जब दोबारा कराया गया वही बात डॉर्फनेस वाली पहली जनरेशन में छुप गई, दूसरी जनरेशन में दिख गई। अब इन्हें यहां पे पता चला कि सेग्रीगेशन का भी कुछ प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और यहां पे इन्हें इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का भी प्रिंसिपल पता चला। मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, मेंडल के काम को मेंडल के टाइम में रिकॉग्निशन नहीं मिली। मेंडल चाचा का जब जो होता है स्वर्गवास हो गया, उसके बाद में 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एच वॉन टेस्मार्क, डी बरीज और कार्ल कोहेरेंस। इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा और उसको पब्लिश करा। उसके बाद में मेंडल के काम को जो होता है वो काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिली, और फिर उसके बाद में इनको ये सारी चीजें कहलाई जाने लगी। 3 प्रिंसिपल दिए इन्होंने, ये प्रिंसिपल मेंडल ने नहीं दिए, 3 साइंटिस्ट थे, यही इन्हीं तीनों ने इनके प्रिंसिपल्स बनाए इनके स्टडी के बेसिस पे। डोमिनेंस का प्रिंसिपल क्या था कि कुछ ऐसी अलील्स होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो छुप जाते हैं और दूसरे कैरेक्टर शो करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, यानी कुछ कैरेक्टर छुप जाते हैं, कुछ कैरेक्टर शो करते हैं। ये डोमिनेंस का प्रिंसिपल है, ठीक है। सेग्रीगेशन का क्या प्रिंसिपल है भैया? सेग्रीगेशन का वही प्रिंसिपल है कि देखो, जो रिसेसिव होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, वो छुप जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, अलग होकर छुप जाता है, ठीक है, अलग होकर छुप जाता है, ओके, अलग होकर छुप जाता है, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, यानी अगर मैं कहूंगा ये अलग होकर, ये डोमिनेंट था, इसने शो कर दिया, ये अलग हो गया, ये लेकिन छुप गया, ये ऐसे का ऐसा ही रहा, ये बर्बाद नहीं हुआ, टूट नहीं गया, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट ओनली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल ये था कि भैया कोई किसी के साथ जा सकता है। जैसे ये दोनों साथ में थे, ठीक है, ये अलग बैठा था, अब ये दोनों भी साथ में आ सकते थे, या ये दोनों भी साथ में आ सकते थे, या जो होता है ये और ये साथ में आ जाते, या ये और ये साथ में आ जाते, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। इसे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, यानी कि पेयर ऑफ अलील इंडिपेंडेंट होते हैं सेपरेशन ऑफ अनदर अलील, यानी किसी दूसरे से सेपरेट होने के इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सेपरेट होकर कहीं से कहीं जा सकता है। अब जब ये सेपरेट हो जाते हैं और सब जो होता है, जब जाइगोट वगैरह बन जाता है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और वही तुम्हारे बॉडी के अंदर दिख रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, बहुत आसान सा, तुम जानते हो, अगर जो होता है होमोजाइगस क्रोमोसोम है तो हमारा मेल होगा, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है तो हमारा फीमेल होगा, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम है तो हमारा मेल होगा, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होता है समाप्त। लास्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट, मैं इसे पढ़ाता नहीं हूँ यार, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ ना, इसे रिवीजन वगैरह ना मैं इसे पढ़ाता हूँ। देखो
आवर एनवायरमेंट का बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आवर एनवायरमेंट, तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम ईवीएस में इसको पढ़ते चले आ रहे हो, तुम इसे पढ़ोगे ना पढ़ोगे कोई जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट चीजें इसकी कुछ ही हैं जो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। देखो सबसे पहला एनवायरमेंट चीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जानते हो? ये जानते हो? हाँ सर जानते हैं, ठीक है, पता है सर, पता है। बायोडिग्रेडेबल वो जो सॉइल में घुल जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो जो नहीं घुलते हैं। 6th क्लास से पढ़ रहे हो। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर 2 फैक्टर, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक वो जो कि मरे हुए हैं, नॉन लिविंग है। बायोटिक वो जो जिंदा है। बायोटिक में 3 चीजें होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। भैया प्रोड्यूसर यानी जो चीजें प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जैसे प्लांट्स। कंज्यूमर जो उनको खाते हैं। डिकम्पोजर जो जब वो कंज्यूमर मर जाता है उसको डिकम्पोज करते हैं। कंज्यूमर भी 3 तरीके के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है। जैसे कि ये देखो, ये प्राइमरी कंज्यूमर है खरगोश, ये घास खा जाता है। घास क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कैसे? भैया सनलाइट को ग्रैब करके ये प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, अब ये खा गया खरगोश, अब खरगोश को आया सांप, सांप खा गया, ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। अब उल्लू आया भैया, उल्लू सांप खा गया, तो उल्लू टर्शरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ सर, ऐसे ही बनती हैं बहुत सारी फूड चेन। पानी और सनलाइट के वजह से बना प्लांट, प्लांट को खा गया भैया ये ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाया चूहे ने, चूहे को आया सांप, सांप उड़ा ले गया। सांप का जो होता है दावत उड़ाई हमारी ईगल ने। अब मैं दावत दावत कह रहा हूँ तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइंस है, इसका आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझिए इस बात को। ओके, अब बहुत सारी फूड चेन अगर इकट्ठा हो जाती हैं तो तुम्हें पता है उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। अब ये देखो, ये देखो एनर्जी पिरामिड की बात होती है। एनर्जी पिरामिड के ये 10% लॉ को शो करता है। किस लॉ को शो करता है? 10% लॉ। 10% लॉ क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी आती है प्रोड्यूसर्स के पास में, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास में। अब वहां पे प्रोड्यूसर से फिर गई प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कुछ अपने मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर ली, कुछ लॉस्ट हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और कम एनर्जी पहुंची, फिर टर्शरी के पास और कम, सबसे कम टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के पास में एनर्जी पहुंच रही होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, 10% लॉ को फॉलो करता है, 10% एनर्जी पहुंचती है, ठीक है। हाँ, अब देखो ऑटोट्रॉफ्स 1% एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं। इस 1% का मान लो ये हो गया भैया आपका 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मान लो, 1 लाख मान लो, ठीक है, 1 लाख मान लो, 1 लाख मान लो भैया। अब 1 लाख में से 10,000 इसके पास पहुंची, 10,000 इसके पास पहुंची, ठीक है, 10,000 इसके पास पहुंची, 1,000 इसके पास पहुंची, ऐसे करके भैया 1,000 इसके पास पहुंची, यानी कि 10% लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ सर, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कुछ एनर्जी इस्तेमाल भी करता है ना ये अपने लिए। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन यानी कि मान लो यहाँ पे कोई भी बेफालतू की चीज़ घुस गई, अब यहाँ से ज़्यादा यहाँ पहुँचेगी कोई, ये बहुत सारे इसको खा जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा इसको खाएगा, बहुत सारी घास खाता है हिरन, ठीक है। अब हिरन को जब शेर खाएगा तो ये सारे के सारे हार्मफुल केमिकल्स शेर के अंदर पहुंच जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो अबव द फूड चेन इकट्ठा होते रहते हैं, जिसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब फूड वेब, बहुत सारी फूड चेन जब मिल जाती हैं तो उसे फूड वेब कहते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ फूड होता है। जैसे कि अब ग्रास है, ग्रास सोर्स ऑफ फूड है भैया माउस के लिए भी, और ग्रास हॉपर के लिए भी, और रैबिट के लिए भी, ठीक है। रैबिट सोर्स ऑफ फूड है फॉक्स के लिए और ईगल के लिए। अब जो माउस है वो सोर्स ऑफ फूड है भैया फॉक्स के लिए भी, ईगल के लिए भी, आउल के लिए भी, ठीक है। ग्रास हॉपर फ्रॉग के लिए, बर्ड के लिए, बर्ड भैया स्नेक के लिए, और फ्रॉग भी स्नेक के लिए। फ्रॉग को आउल भी खा सकता है, स्नेक को हॉक खाएगा। हॉक को कोई नहीं खा सकता क्योंकि हॉक टॉप ऑफ द फूड चेन बैठा है, जो टॉप ऑफ द फूड चेन होता है उसे कोई नहीं छूता, इसे हम लोग टॉप लेवल कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है, मतलब फूड चेन के टॉप पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट का जो होता है ओजोन लेयर का आपका CFCs वगैरह का दे रखा है, ये भी तुम जानते हो ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है। यहाँ पे ओवरऑल बायो का वन शॉट होता है खत्म। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए यार, बात है यार, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट छोड़ो। अब तुम्हारा जो होता है बोर्ड का कम समय बचा है, फिजिक्स का भी आ रहा है आपका वन शॉट, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। जो लोग बाद में देख रहे हैं आपको एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगी। अगर नए आ रहे हैं प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक करो, नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो। आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। और जो आज ही क्या देख रहा है अभी आइए फिजिक्स की वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।